नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। आज से हम लोग मॉड्यूल 5 प्रबंध के कार्य पढ़ना शुरू करेंगे जिसके के अंतर्गत पहला पाठ है पाठ 11 योजना और संगठन। तो इस पाठ में हम लोग जानेंगे जो ये मॉड्यूल है इसमें हम जानेंगे कि प्रबंध के जो कार्य जिनके में हमने पढ़ा था वो क्या होते हैं, किस प्रकार से जो प्रबंध के कार्य हैं उनका हमने विभाजन पढ़ा था और किस किस प्रकार से प्रबंध के कार्य किए जाते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे इस पाठ में। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो प्रबंध का कार्य होता है वो होता है योजना और संगठन। तो योजना और संगठन के अंतर्गत क्या कार्य किया जाता है, उसमें कुछ जो प्रश्न होते हैं उनके जवाब ढूंढे जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हु, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सब के जवाब प्लानिंग के अंतर्गत यानी कि जो पहला काम है योजना बनाना उसके अंतर्गत किया देखा जाता है। ठीक है, तो योजना बनाना क्या होता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ये जो चीजें हमको पता चलती हैं वो योजना की सहायता से पता चलती हैं। ठीक है ना, तो योजना की सहायता से हम किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जो हमको चीजें करनी पड़ेंगी और कैसे करनी पड़ेंगी और क्यों करनी पड़ेंगी और कब करनी पड़ेंगी ये सारी चीजें हम तय करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, योजना के अंतर्गत हमको निर्णय लेना पड़ता है कि हम जो कोई काम करने जा रहे हैं, मतलब हमको मतलब मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को, ठीक है ना, प्रबंध को। उदाहरण के लिए आपने पहले से तय किया कि आपको कहाँ पढ़ना है। ठीक है ना, मान लिए हो सकता है जो लोग ओपन बोर्ड से पढ़ते हैं तो कुछ लोगों के पास तो ये होता है कि उनको पढ़ने के लिए रेगुलर जाने की व्यवस्था हो नहीं पाती है। ठीक है, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वो ओपन बोर्ड से पेपर देते हैं क्योंकि कुछ काम कर रहे होते हैं और साथ साथ पढ़ते भी हैं। ठीक है ना, तो जब वो ऐसी समस्या आपके सामने है कि आप जा नहीं सकते हो तो आपको क्या है, फिर आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, और कहाँ पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है ना, तो कहाँ पढ़ना है का आपने जवाब ढूंढा तो उसमें आपको लगा कि एनआईओएस से पढ़ना है, ओपन बोर्ड से पढ़ना है या फिर रेगुलर पढ़ना है। अब रेगुलर पढ़ने के लिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो फिर आपको एनआईओएस से पढ़ना है। एनआईओएस से भी पढ़ना है तो फिर उसमें क्या पढ़ना है, आपको साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है ना, व्यवसाय अध्ययन पढ़ना है, भौतिकी पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और उसी के अनुरूप आपने फिर जब दाखिला लिया, दाखिला लेने के संबंध में आपने तय किया, फिर आप किस प्रकार के कैसे आप गए सेंटर पे एनआईओएस के वो भी आपने तय किया। ठीक है ना, फिर आपने किताबें और कॉपियां ये सब खरीदने के बारे में भी बहुत सारे डिसीजन आपको लेने पड़े। तो इसमें आपको क्या लेने पड़ते हैं, इसमें आपको निर्णय लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो जो एक व्यवसायिक संगठन है, ठीक है ना, उसके प्रबंधक को ये पता होना चाहिए कि जो उसके सामने समस्याएं हैं, ठीक है ना, समस्याएं बहुत से तरीके की हो सकती हैं कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कौन से उत्पाद का उत्पादन करना है, कौन से उत्पाद की मांग ज्यादा है, कौन से उत्पाद की मांग कम है, कौन से उत्पाद में मुनाफा ज्यादा है, ठीक है ना, उससे कमाई ज्यादा हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे उसके सामने विकल्प होते हैं जिसमें से कि उसको चुनकर निर्णय लेना पड़ता है। और जो सबसे अच्छा विकल्प है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक संस्थान के लिए, उसका चयन उसको करना पड़ता है। ठीक है, इसको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कह सकते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, जो सबसे ज्यादा सही चॉइस है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है।
चयन की इस प्रक्रिया को, जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, उसको निर्णय लेना कहते हैं, ठीक है ना, डिसीजन लेना कहते हैं। तो योजना का अर्थ उद्देश्यपूर्ण तरीके से यह तय करना है कि क्या करना है और उसे कैसे करना है, ठीक है ना। हमने काफी देर से इस बारे में बात कर रहे हैं। तो एक व्यावसायिक संगठन और उसके प्रबंधन के संदर्भ में योजना का अर्थ भविष्य में कब की बात करनी है हमको, आगे की। अब तक जो हो गया उसके बारे में योजना नहीं बनानी, उसके सहायता से आप योजना में मदद तो ले सकते हो, ठीक है ना। उसकी जो भी आपके साथ पीछे घटनाएं घटित हुई हैं, वो आपका अनुभव हो गया एक, वो अनुभव आपको आगे योजना बनाने में काम आएगा। तो भविष्य में मतलब जो आगे होने वाला जो समय है, आगे आने वाले समय है, उसमें उसके उद्देश्यों, मतलब किसके उद्देश्य, व्यवसायिक संगठन के उद्देश्यों की स्थापना, उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या उद्देश्य नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, उनकी स्थापना और लक्ष्य प्राप्ति के तरीकों, मतलब किस प्रकार से उसने एक उद्देश्य तो अपना तय कर लिया, अब उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है, ठीक है ना, उसके तरीकों पर पहले से विचार करना। तो ये सब क्या है, ये योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। योजना का मतलब ही है, एक प्रसिद्ध जो व्यवसाय अध्ययन वाले एक विशेषज्ञ हैं एमी हर्ले, उनके शब्दों में योजना का अर्थ है भविष्य में किए जाने वाले काम के बारे में, कौन से काम के बारे में, जो भविष्य में करना है उसके बारे में पहले से ही निर्धारित करना, पहले से ही डिसीजन लेना। इसमें उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों का उनके विभिन्न विकल्पों में से चयन करना है, ठीक है ना। कौन सा उद्देश्य रखना है, कौन सा उद्देश्य लेकर चलना है, कौन सा उद्देश्य लेकर नहीं चलना है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही जो नीतियां बनाता है जो प्रबंधन, उसके बारे में विकल्प होते हैं। फिर कार्यक्रम, किस प्रकार से आपको जो आपका उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है, ठीक है ना, उसको कार्यक्रम के सहायता से आप करते हैं, तो उन कार्यक्रमों के बारे में भी आपके पास कई सारे विकल्प होते हैं। फिर कार्यविधियों के बारे में भी विकल्प होते हैं। तो जो विकल्प होते हैं इनमें से अच्छे जो जो उपयुक्त विकल्प है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है, उसका चयन करना ही योजना बनाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम योजना के अर्थ को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब बात आती है योजना के लक्षणों की, मतलब क्या फीचर्स होते हैं प्लानिंग के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फीचर है, जैसे मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम जो मॉड्यूल है वो है प्रबंध के कार्य, और हमने सबसे पहला जो कार्य पढ़ा है वो है योजना बनाना। तो ये प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, सबसे पहला कार्य है, मतलब, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया को वास्तविक रूप से करने से पहले, ठीक है ना, आपको जो कोई भी अगर काम करना है उसको करने से पहले व्यवस्थित योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में योजना के अंतर्गत संगठन, कर्मचारियों की नियुक्ति, निदेशन और नियंत्रण, ऐसे बहुत सारे जो कार्य हैं, जो प्रबंधकीय कार्य हैं, उनके बारे में पहले से ही आप तय कर लेते हैं, एक ढांचा बना लेते हैं, एक आधारभूत ढांचा बना लेते हैं, और वो किसकी सहायता से बनाते हैं आप, योजना की सहायता से। तो योजना क्या है, योजना यानी कि प्लानिंग प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, ये प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है ना, मैनेजमेंट का प्राथमिक फंक्शन है, पहला प्राथमिक कार्य है। इसके पश्चात जो दूसरी विशेषता है, जो दूसरा लक्षण है, वो है लक्ष्य की ओर उन्मुख, मतलब जो योजना है वो हमको किसकी ओर ले जाती है, लक्ष्य की ओर ले जाती है, ठीक है ना, हमको हमारा जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में मदद करती है। तो कोई प्रबंधक तब तक कोई योजना तैयार नहीं कर सकता जब तक कि उसे इस बात की जानकारी ना हो कि उसे क्या लक्ष्य हासिल करना है, उसे करना क्या है, अल्टीमेटली उसका गोल क्या है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए आप किसी यात्रा के बारे में तब तक कोई योजना तैयार नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये पता ना हो कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है ना। आपको ये पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कैसे प्लान बना पाएंगे। जब आपको पता है कि आपको कहीं जाना है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, तब आप उसके बारे में योजना बना पाएंगे कि आप बस से जाएं कि कार से जाएं, किस समय जाएं, रिजर्वेशन कराएं कि नहीं कराएं, ठीक है ना। 50 ऐसे आपके पास हमने विकल्प होंगे जिनके कि आपको चयन करना पड़ेगा, जिसका सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार योजना लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से उठाए जाने वाले कदम होते हैं। इसके पश्चात है प्रबंध के हर स्तर और कार्यवाही क्षेत्र में अपेक्षित। तो योजना जो है वो प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर, ठीक है ना, प्रबंध के हमने 3 स्तर पढ़े थे, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, ठीक है ना, उच्च, मध्य और निम्न। तो जो योजना है वो प्रत्येक लेवल पर काम आती है, ठीक है ना। कैसे? जो सबसे ऊपर का लेवल है, जो टॉप लेवल है, जहाँ सबसे जो संचालक मंडल और प्रमुख कार्यकारी होते हैं, वो वाले लोग क्या योजना बनाते हैं, वो लंबी अवधि की योजनाएं बनाते हैं,
ठीक है ना। वो कैसी योजनाएं बनाती हैं, वो दीर्घकालिक या जिनको लंबी अवधि की योजनाएं आप कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाली, वो तैयार करते हैं और पूरे संगठन को ध्यान में रखते हुए, पूरे संगठन को देखते हुए उसके लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमारा जो पूरा संगठन है उसको हमें कहाँ लेकर जाना है। आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद हमारा कितनी इनकम होगी, हमारा कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, हमारी कितनी फैक्ट्रियां और होंगी या हमारा कितना काम फैल जाएगा। ये सारी जो योजनाएं वो कौन तैयार करता है, ये तैयार करता है टॉप मैनेजमेंट, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंध। इसके पश्चात जो मध्य स्तरीय प्रबंध होता है वो क्या करता है, वो छोटी अवधि की योजनाएं, जैसे कि छमाही, तिमाही, सालाना स्तर, ऐसी योजनाएं तैयार करते हैं कौन, मध्य स्तरीय या मिडिल मैनेजमेंट। और जो सबसे नीचे वाले जो मैनेजमेंट है वो दिन प्रतिदिन की योजनाएं, मतलब अगले दिन आपको क्या काम करना है, ठीक है ना। तो जो ये फोरमैन होते हैं, ऑफिस सुपरवाइजर होते हैं, वो वर्कशॉप या कार्यालय विभाग के लिए योजनाएं तैयार करते हैं। ये छोटी अवधि की योजनाएं तैयार करते हैं, उदाहरण के लिए अगले हफ्ते की, अगले दिन की, अगले महीने की। तो ये छोटे लेवल की जो प्लानिंग है वो निम्न स्तर वाले प्रबंधक करते हैं, ठीक है। अब जो अगला जो लक्षण है वो है हमेशा भविष्योन्मुखी होना। मतलब हमेशा जो प्लानिंग है वो किसकी बात करेगी, फ्यूचर की बात। इसमें ये हमको करते हैं तय कि इसमें क्या करना है और कैसे करना है। इससे संबंधित योजनाएं पहले से तैयार कर ली जाती हैं। इसमें व्यवसाय से जुड़े विविध पक्षों, मतलब बहुत सारे जो पक्ष व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करनी पड़ती हैं और फिर उनके आधार पर भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार की जाती है। मतलब आप बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो आप इकट्ठा करते हैं और उसके बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। आप प्लान तैयार करते हैं, ठीक है ना। हालांकि जब आप प्लान तैयार करते हैं तो आप पिछले अनुभव, मैंने बात की थी ना, पिछले जो आपके साथ हो चुके हैं चीजें, उनके जो अनुभव हैं और जो वर्तमान स्थितियां हैं उसको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, ठीक है ना। एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, मतलब इसके लिए आपको होशियारी की जरूरत है। तो इसके लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो अवधारणाएं जो आप बनाते हैं, ठीक है ना, उनसे संबंधित दक्षता की जरूरत होती है। मतलब आपको जो भविष्य की चीजों को देखने के लिए आपके अंदर वो एक काबिलियत होनी चाहिए, एक प्लानिंग की भी एक काबिलियत होती है। ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, मतलब इसको मतलब बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें भविष्य की संभावनाओं को, जो भविष्य में आपके सामने संभावनाएं आने वाली हैं कि मार्केट में ऐसा हो सकता है, मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है, इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो उस सब चीजों को देखते हुए भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए आप वैकल्पिक तैयारियां करते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेटिव प्रिपरेशंस आप करते हैं, वैकल्पिक तैयारियां करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे। और उपयुक्त चुनाव के लिए, सही चुनाव के लिए बेहतर दृष्टि और फैसला कर सकने की क्षमता इसमें आवश्यक होती है। इसलिए योजना एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। योजना, इसके बाद आएगा योजना एक सतत प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है, योजना हमेशा होती है, ठीक है ना, हमेशा होती रहती है। तो एक संगठन में आगामी चरण को, अगली स्टेज को देखते हुए एक निश्चित समय के लिए योजना तैयार की जाती है और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार योजना में बदलाव भी किए जाते हैं, आप चेंज भी कर देते हैं कई बार। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के जो ऊपरी हिस्सा है, जहाँ जैसे मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, यहाँ पर एक चीनी मिल है जिसने जो पिछला तिमाही था, जो पिछला तिमाही वर्ष है, मतलब तिमाही वर्ष का मतलब होता है 4, तिमाही वर्ष का मतलब है कितना, 3 महीने का, ठीक है ना। तो जो पिछला तिमाही था, जो फर्स्ट क्वार्टर था, पहला क्वार्टर था, उसके लिए 1000 टन उसने सोचा था कि चीनी उत्पादन करेंगे। लेकिन और इसी के उस हिसाब से जो चीनी जो मिल के मैनेजर्स थे उन्होंने तय किया कि हम आसपास से गन्ने का जुगाड़ करेंगे, गन्ना खरीदेंगे। लेकिन क्या हुआ कि किसी कारणवश, कुछ आंधी तूफान या किसी एक प्राकृतिक आपदा की वजह से जो गन्ने की फसल है वो खराब हो गई, ठीक है ना। तो इसे देखते हुए अब क्या करेंगे मैनेजर्स, 1000 टन तो चीनी बना नहीं सकते वो, ठीक है ना। तो उनको अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा और उन्होंने 1000 टन की जगह केवल और केवल 800 टन ही चीनी बनाने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि उनके पास गन्ने की जो मौजूदगी थी वो कम थी और इसको देखते हुए उन्होंने अपना बदलाव किया। और ये 800 टन भी उन्होंने कैसे किया, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ के दूर दराज इलाकों से भी गन्ना खरीदने की उन्होंने योजना बनाई और इस प्रकार से
जो 1000 टन से घटाकर 800 टन, अपना लक्ष्य घटाकर 800 टन किया। और तो ये उन्होंने क्या किया, चेंज करा। तो इस प्रकार से जो प्लानिंग होती है वो चेंज होती रहती है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब आप हमेशा आगे तक एक प्लानिंग को करते रहते हैं, अपनी प्लानिंग में फेरबदल करते हैं, प्लानिंग में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होती है। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है तब तक प्लानिंग चलती है। ठीक है ना, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही प्लानिंग भी है। तो अगला क्या है, जो योजना होती है वो एक प्रकार से, उसमें क्या होता है, हमने बताया था कि मैनेजर्स के सामने, प्रबंध के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। इसमें से आपको चुनाव करना होता है, सिलेक्शन करना होता है कि आप ये वाला प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए आपको चीनी बनानी है, तो आप गन्ना किस इलाके से लेंगे, मान लीजिए इस इलाके से भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। लेकिन आपको जहाँ पर बेहतर गन्ना मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी है, या तो आप क्वालिटी के हिसाब से जा रहे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी वाला चुनेंगे, या फिर आपको जहाँ सस्ता मिल रहा है वहां से ले सकते हैं। तो आपके पास कई सारे विकल्प हैं, उसमें से चुनाव आप करते हैं किसकी सहायता से, योजना की सहायता से। ठीक है ना, योजना उत्पन्न होती है जब अनेक लक्ष्य या उद्देश्य हो और उनको प्राप्त करने संबंधी उपलब्ध विकल्प की संख्या भी अधिक हो, तभी उसी केस में आप योजना बनाते हैं। जब आपके पास अल्टरनेटिव ही नहीं है, जब आपके पास विकल्प ही नहीं, तो आपको योजना बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आपको धीरे सीधे सीधे जो विकल्प दिए हुए हैं, जो आपके पास केवल सीमित विकल्प हैं, उनमें उनका उपयोग करना है। तो फिर ऐसे केस में तो कोई योजना की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जहां पर बहुत सारे विकल्प हैं और बहुत सारे आपके लक्ष्य हैं, तब आपको उनका, आप विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है ना, और उसके हिसाब से तय करते हैं कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, सबसे ज्यादा लाभकारी है, वो वाला विकल्प आप चुनते हैं। तो इस प्रकार से योजना बनाते हैं। ठीक है, अगला है, योजना हमेशा लचीली होती है। लचीली का मतलब होता है इंग्लिश में फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है जो कि कभी भी जिसको चेंज कर सकते हैं, जो परिवर्तित हो सकती है। ठीक है ना, तो ये भविष्य की संभावनाओं का अंदाजा लगाते हुए तैयार की जाती है कोई भी योजना। और अगर भविष्य में अगर कोई परिवर्तन आता है, स्थितियां बदलती हैं, तो उसके मुताबिक योजना में बदलाव की गुंजाइश रखी जाती है और हमेशा होनी भी चाहिए। इसमें गतिविधियों का निर्धारण कुछ निश्चित परिस्थितियों के आंकलन के आधार पर किया जाता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो आप सोचें वही हो, आपको कई बार दूसरी परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए और योजना के अंदर इतना लचीलापन होना चाहिए। इस प्रकार से योजनाएं हमेशा लचीली रखी जाती हैं। ठीक है ना, अब है योजना का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों योजना इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रबंधकीय कार्यों में योजना सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है, ठीक है ना, अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको मेरठ जाना है और आपको मेरठ जाने के लिए आपके पास 2-3 विकल्प हैं। अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग नहीं करी और इन विकल्पों का ध्यान नहीं रखा, या किसी विकल्प का ध्यान कुछ गलत तरीके से कुछ एस्टिमेट ले लिया, ठीक है, मान लीजिए बस जाती है 10 बजे और आपने माना वो बस जाती है 10:30 बजे। ठीक है ना, तो आप अगर आप 10:30 बजे बस अड्डे पहुंचेंगे तो आपको बस थोड़ा ना मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी प्लानिंग फेल हो गई वहां पर। ठीक है ना, तो इसलिए प्लानिंग सारे जो प्रबंधकीय कार्य हैं, जिस प्रकार से एक आम आदमी का जीवन है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रबंधकीय कार्यों में योजना सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए प्रबंधकीय कार्यों की शुरुआत ही, जो पहला कार्य है वो योजना ही है। ठीक है ना, तो योजना से जो पहला महत्व है, योजना से क्रियाकलापों में जो काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अनिश्चितताएं, यानी कि जो 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 ऐसी घटनाएं हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं हो गई, जोखिम हो गई, जो भी आपको कोई नुकसान हो सकता है भविष्य में, और भ्रामक स्थितियां, ठीक है ना, ये सारी कम हो जाती हैं। योजना जब बना लेते हैं तो योजना के माध्यम से हर किसी को इस बात का पता चल जाता है कि भविष्य में क्या करना है। इसलिए हर किसी को ये पता होता है कि वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है, और इससे एक प्रकार का दिशा निर्देश प्राप्त होता है कि आपको जाना क्या है, करना क्या है। ठीक है ना, परिणाम स्वरूप कार्य प्रणाली में गतिशीलता आती है। अगला है, प्रबंधकों को निर्णय करने में दिशा प्राप्त होती है। तो योजना से प्रबंधकों को क्या, जो कई सारे विकल्प प्रबंधक के सामने रहते हैं, उनमें से सही विकल्प प्राप्त करने की दिशा प्राप्त होती है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य प्रणाली को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना से लक्ष्य हासिल करने और कार्य संबंधी दिशा निर्देश पर्याप्त जो तैयार करने में मदद मिलती है।
ठीक है ना। मतलब है कि आपको जो एक मैनेजर है उसको योजना की सहायता से ही पता चलता है कि उसको कौन सा निर्णय लेना है और किस प्रकार से लेना है, उसको निर्णय करने में दिशा प्राप्त होती है। अगला है योजना से समन्वय प्राप्त करने और नियंत्रण में मदद मिलती है। समन्वय का मतलब क्या होता है, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन, उनको एक साथ लेकर चलना और उनको एक साथ जो अलग अलग विभाग हैं, विभिन्न विभाग होते हैं संगठन के, उन विभागों को इस प्रकार से काम कराना कि वो सबके सब जो संगठन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए कार्य करें। ठीक है ना, एक साथ एक संगठित होके समन्वय प्राप्त करने में और नियंत्रण में हमको योजना से मदद मिलती है। सही तरीके से तैयार की गई योजना जो होती है उसमें कार्य प्रणाली के बारे में निर्देश निहित होते हैं कि किस प्रकार से क्या काम किया जाना है। प्लानिंग जब आप करते हैं उसमें सारी डिटेल होती है कि कहाँ कहाँ किस किस को क्या क्या काम करना है। तो इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेशन करने में सहायक होती है और इससे जो कोऑर्डिनेशन है या समन्वय है वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है ना। और इससे विचलनों की पहचान होती है। विचलन क्या होता है कि आपने प्लान तो किया है कि ये इतना प्रोडक्शन ले लेंगे, लेकिन आपका प्रोडक्शन हो रहा है इतना, लेवल कम है। मान ला आपने माना कि एक दिन में हम 100 प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन आप बना रहे हैं कितने, 90 प्रोडक्ट। तो विचलन कितने का हो गया, 10 का विचलन हो गया। जो इनका अंतर है वो विचलन कहलाता है। तो प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग की सहायता से इस विचलन को कम करने में मदद मिलती है। विचलनों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायता मिलती है। लचीली योजनाएं जो होती हैं वो हमेशा संगठन के लिए स्वीकार्य होती हैं। तो हमने बात की थी कि योजनाएं लचीली होनी होती हैं। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो योजना से किसी भी संगठन को जब कोई स्थितियां बदल रही हों या वातावरण के अनुरूप तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। ठीक है ना, कैसी योजनाओं से, लचीली योजनाओं से। अगला है योजनाओं से क्या होता है, योजनाओं से आर्थिक बचत होती है और जो कार्य प्रणाली है, मतलब लोगों के कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कुशलता आती है। योजना तैयार करते समय मौजूद विकल्पों के आधार पर जो आपके पास विकल्प हैं, भले ही वो विकल्प मानव शक्ति के रूप में हो या किसी और संसाधन के रूप में हो, पैसे के रूप में हो, ठीक है ना, उनका जो विकल्प हैं उनके आधार पर कार्य के बेहतर तरीकों का चुनाव किया जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत पर्याप्त मात्रा में है तो आप अधिक से अधिक कार्य मशीनों की सहायता से करेंगे, और अगर आपके पास लेबर ज़्यादा है, मानव शक्ति आसपास अधिक है, तो आप मानव शक्ति की सहायता से काम करेंगे, मशीनें कम उपयोग में लाएंगे। तो आपको प्लानिंग की सहायता से जो विकल्प आपके पास मौजूद हैं उनके आधार पर कार्य के बेहतर तरीकों का चुनाव कर पाते हैं आप योजना की सहायता से। इसलिए कार्य में दोहराव मतलब डुप्लीकेसी नहीं होती है, और जो अपव्ययी गतिविधियां हैं जिनसे पैसा खर्च होता है, ठीक है ना, ऐसी गतिविधियों से बचा जा सकता है। ठीक है। अगला है योजना की शुरुआत लक्ष्यों के प्रति संकल्पबद्धता से होती है। संकल्पबद्धता मतलब आपको क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, आप उसकी दिशा में संकल्प लेते हैं। ठीक है, जब आप योजना शुरू करते हैं तो आप अपने सामने लक्ष्यों को रखते हैं कि आपको ये चीज हासिल करनी है, और फिर आप उपलब्धियों की दिशा में आगे बढ़ते हैं, मतलब आप अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि आपको क्या लक्ष्य प्राप्त करने हैं, उसके प्रति आप संकल्प हैं और संकल्पित हैं। उसके पश्चात फिर उनको देखकर आप उपलब्धियों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। किसकी सहायता से, योजना की सहायता से। इससे कार्यकारी अधिकारी सतर्क और सावधान रहते हैं। जो लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग काम कराते हैं, वो सतर्क और सावधान रहते हैं। इससे प्रबंधकों को समय समय पर प्रगति का मूल्यांकन करने, क्योंकि आपको योजना के प्रारंभ में ही पता है, योजना से आपको पता है कि आपको किस किस समय अवधि में जाकर क्या क्या काम आपके हो जाने चाहिए। ठीक है ना, तो उसकी सहायता से आप जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस है, उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने तय किया कि हमको एक डैम बनाना है, ठीक है ना, एक बांध बनाना है, और हमने शुरुआत में जब योजना बनाई तो हमने तय किया कि जब 2 महीने हो जाएंगे तो हमारा काम मान लीजिए इस लेवल तक हो जाना चाहिए, मतलब करीब करीब 10% कार्य हो जाना चाहिए। तो हम 2 महीने बाद अगर हम रिव्यू करेंगे और अगर हमको 10% काम जो हमने शुरू में तय किया था अपनी योजना में, अगर वो नहीं हुआ होगा तो हमको चिंता होगी, और हम आगे सुधारात्मक जो निर्देश हैं वो दे पाएंगे, और उस हिसाब से फिर अपनी योजना में फर्दर चेंज करेंगे। हमने अगर 10% काम ना होकर केवल 5% काम हुआ है,
तो अब क्या होगा, अगर हमने 2 महीने में केवल 10% ही काम करना था और केवल 5% कर पाए, तो हमारी जो योजना की अवधि है वो बढ़ जाएगी। मतलब हमारा जो काम पूरा होना है जिस समय में, मान लीजिए अगर 2 साल में होना है पूरा, तो वो 2 साल में ना होकर 2.5 साल में होगा या 3 साल में होगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड कम है। तो हम अपनी जो प्लानिंग है 2 साल की, उसको 3 साल में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है ना? या फिर अगर हमको 3 साल का टाइम है ही नहीं और 2 ही साल में करना है, तो हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाएंगे। हो सकता है मजदूर बढ़ाएं, हम मशीनें बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमको जो हम पीछे चल रहे हैं उसको हमको कवर करना है, हमको आगे निकलना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि हम लक्ष्य के प्रति संकल्पबद्ध हैं। हमको पता है कि हमको 2 साल के अंतर अंतर इस काम को पूरा कराना है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि योजना की कुछ सीमाएं भी होती हैं। योजनाएं कुछ अनुमानों पर और कुछ अधूरी सूचनाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। कई बार जो सूचनाएं हैं वो पूरी नहीं प्राप्त हो पाती हैं। और योजना जब हम बनाते हैं तो मैंने बताया कि हम अपने अनुभव का भी सहारा लेते हैं कि पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था तो हमको इतना समय उसमें लेना चाहिए। और कई बार जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, कई बार कुछ दूसरी चीजें रहती हैं, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। ठीक है ना? जैसे पिछले दिनों कोविड हुआ। कोविड बीमारी किसी को पता थोड़ा ना थी कि होगी, तो उसकी वजह से भी कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारी योजनाएं परिवर्तित हो गई। उनकी जो समय सीमाएं थी वो चेंज करनी पड़ी, या उनको करने के तरीके चेंज करने पड़े। ठीक है ना? जैसे बहुत सारी योजनाएं थी कि बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाना था। स्कूलों की योजनाएं थी कि हम बच्चों का कोर्स इतने दिनों में पूरा करा देंगे, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो उनको फिर ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेना पड़ा और उनको अपने कोर्सेज में भी चेंज करने पड़े। इस प्रकार से उनको अपनी योजना का में चेंज करना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा। ठीक है ना? तो इसलिए जो प्रबंधक हैं उनको योजना पर लगातार नजर रखनी चाहिए और योजना को लचीला बनाने की आवश्यकता होती है, ताकि बदलती परिस्थितियां हैं उसमें उचित कदम उठाए जा सके। ठीक है? अब हम बात करेंगे नियोजन की सीमाओं की। तो जो प्लानिंग होती है, जो नियोजन होता है, उसमें उसका प्रबंध में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना? ये तो हम बात कर ही चुके हैं योजना बनाने की, उसी को ही नियोजन बोलते हैं। तो उसकी क्या कुछ सीमाएं होती हैं? उसकी सबसे पहली सीमा होती है स्थायित्व। तो नियोजन का जो अस्तित्व है, नियोजन जो है वो पूरी तरीके से स्थायित्व पर निर्भर है, मतलब रिजिड होती हैं चीजें। तो सभी कार्यक्रम योजनाओं पर आधारित होते हैं और नियोजन में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होता है। यह क्रिया कर्मचारियों और प्रबंधकों को अपने कार्य में बेरोजगार बना देती है। मतलब कई बार ऐसा होता है, प्लान के हिसाब से ही काम करना है, तो जो प्रबंधक होते हैं और कर्मचारी होते हैं वो अपने कार्य में बेरोजगार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कार्य में टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनका जो टारगेट है, उनको अगर एक दिन में इतना काम करना है तो वो करना है। ठीक है ना? इस प्रकार से वो बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब अपने जो उनकी जो तय योजना है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन वो नहीं देखते हैं। संभावित जो नियोजन है, जो योजना है, वो अनुमान पर आधारित होती है, अतः वह वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं करता है और अनुमान सदैव सही नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमेशा जो हम अनुमान लगाएं वो हमेशा हमारा सही निकले। ठीक है ना? अतः अनुमानों पर आधारित नियोजन गलत हो सकता है। ठीक है ना? उदाहरणतः अमेरिका, यूके, फ्रांस आदि विकसित देशों का भी पूर्वानुमान बिल्कुल सही नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देखेंगे, कई बार जो बहुत बड़े विकसित देश हैं जो कि बहुत सारी अच्छी तकनीकों का प्रयोग करके भी पूर्वानुमान लगाते हैं, वो भी कई बार गलत साबित हो जाते हैं। ठीक है ना? और इस कारण उन देशों में भी काफी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और एक और जो सीमा है नियोजन की वो ये कि वो बहुत ज्यादा खर्चीला और बहुत ज्यादा अधिक समय लेने वाला होता है। और जब हमको अर्जेंसी हो किसी चीज की, आकस्मिकता हो, तो ये संभव नहीं होता उस केस में। ठीक है ना? यदि नियोजन का लाभ उसके व्ययों से अधिक नहीं है, अगर आपको प्लानिंग से जो प्रॉफिट हो रहा है वो उस पर होने वाले खर्चे से ज्यादा नहीं है, तो फिर आपको प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? और इससे अगर आप प्लानिंग फिर भी करेंगे तो आपकी जो संस्था है, जो संगठन है, उसकी जो माली हालत है, जो वित्तीय स्थिति है, पैसे संबंधित स्थिति है, उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? कार्य में देरी, नियोजन में समय ज्यादा लगता है, अतः आवश्यक निर्णयों के मामलों में नियोजन से कार्रवाई में देरी होती है।
फिर गलत निर्देशन भी हो सकता है। कभी कभी नियोजन व्यक्ति और समूह को तो लाभ पहुंचाता है किंतु इससे संगठन को हानि हो जाती है। ठीक है ना, ऐसा भी होता है कई बार कि जो नियोजन है वो व्यक्ति या समूह को तो लाभ पहुंचा देगा, लेकिन उससे ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है, जो उद्देश्य है संगठन का, वो उसको हानि होती है। ऐसे ही सुरक्षा का गलत अनुमान। तो कई बार एक संगठन के कर्मचारियों में नियोजन यानी कि प्लानिंग सुरक्षा का गलत अनुमान उत्पन्न कर देता है। संस्थान के कर्मचारी सोचते हैं कि कार्य यदि योजना के अनुसार हो रहा है तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, वो कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं और काम योजना के अनुसार होते हुए भी सही जो उनको उद्देश्य है, सही लक्ष्य है, उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है ना, और ये सब क्यों होता है? सुरक्षा के गलत अनुमान के कारण होता है। अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे आज, वो है योजना की प्रक्रिया। मतलब योजना किस किस प्रकार से होती है, योजना के क्या क्या चरण होते हैं। अगर हमको प्लानिंग करनी है, आप मान लीजिए किसी कंपनी में मैनेजर हैं, तो आपको किस प्रकार से आप कोई प्लान बनाएंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना, इसके अंदर एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। तो कैसे शुरुआत कैसे होती है किसी भी योजना को बनाने के लिए, हमने बहुत बार बात की। वो है सबसे पहला जो काम है वो है लक्ष्य निर्धारण। सबसे पहले हम अपना टारगेट चुनेंगे, हमारा गोल, हम अपना गोल डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। दूसरा होगा आंतरिक और बाह्य स्थितियों के बारे में पूर्वानुमान। तो आंतरिक और बाह्य स्थितियां बहुत हद तक प्रभावित कर सकती हैं हमारी योजना को। तो हमको सबसे पहले जो आंतरिक जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, और जो बाहरी परिस्थितियां हैं या स्थितियां हैं, उनके बारे में पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा। हमको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके पश्चात है वैकल्पिक कार्यप्रणाली का विकास। मतलब बहुत सारे विकल्प हमारे पास सामने मौजूद हैं, उसके हिसाब से हमको वैकल्पिक कार्य प्रणालियां बनानी पड़ेंगी। कई सारे विकल्पों पर हमको विचार करना पड़ेगा। और फिर है उन विकल्पों जिन पर हमने विचार किया उनका मूल्यांकन करेंगे हम कि किस विकल्प से हमको क्या फायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है, और उनके फायदे और नुकसान के हिसाब से हम सही विकल्प का, जो हमारे लिए विकल्प अच्छा विकल्प होगा, उसका चुनाव हम करेंगे। फिर है उपयुक्त कार्य प्रणाली का चुनाव, मतलब सही विकल्प का चुनाव करना। और सबसे लास्ट में है जो हमने विकल्प चुना है, जो कार्यप्रणाली हमने चुनी है, उसके हिसाब से योजना का क्रियान्वयन करना, उसके हिसाब से काम को करना। तो एक एक करके हम इन सारे कामों को धीरे धीरे देख लेते हैं। सबसे पहला है लक्ष्य निर्धारण। ठीक है ना, टारगेट फिक्स करना। तो योजना की शुरुआत लक्ष्यों को परिभाषित करने से होती है। मतलब हमारा क्या लक्ष्य है वो हम परिभाषित करते हैं लक्ष्य निर्धारण के अंतर्गत। ठीक है, इससे जो मैनेजमेंट होता है उसको ये समझने में आसानी होती है कि उन्हें किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है ना, किन टारगेट्स के लिए उनको आगे बढ़ना है, किन लक्ष्यों को उनको प्राप्त करना है, और फिर वे उन्हीं के अनुरूप गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। मतलब जो उन्होंने टारगेट चुने हैं उसके हिसाब से ही वो काम अपने चुनते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। एक अच्छी और सार्थक योजना की पहली आवश्यकता है लक्ष्य निर्धारण। ठीक है ना, तो लक्ष्य निर्धारण सबसे पहली आवश्यकता है किसी भी योजना को करने के लिए। ठीक है ना, अगला है आंतरिक और बाह्य स्थितियों के बारे में पूर्वानुमान। तो जैसे होता क्या है कि व्यवसाय के जो वातावरण है उससे संबंधित भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना योजना का दूसरा चरण है। उदाहरण के लिए हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि कर कानूनों में जो हमारे पे टैक्स पड़ता है फैक्ट्री पे या प्रबंध जो हमारी संगठन पर, उसके अंदर उन कानूनों में, कर के जो टैक्स के कानून है उनमें कोई परिवर्तन तो नहीं होगा। परिवर्तन का मतलब है कहीं वो टैक्स बढ़ तो नहीं जाएगा या टैक्स कम तो नहीं हो जाएगा। और हमारे पास जो कंपनी को चलाने के लिए जो हमारी फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं, पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त कोष है या नहीं है, तो इसके हम पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो योजना के आधार कहलाती हैं। ठीक है ना, तो व्यवसाय के भविष्य के वातावरण के बारे में हम इस तरह की जो मान्यताएं हैं उनको योजना के आधार कहते हैं। ये जो आधार हैं ये बाह्य या आंतरिक दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है ना, एक तो बाहरी हो सकते हैं और एक आंतरिक हो सकते हैं। तो जो बाहरी योजना के आधार हैं, बाह्य योजना आधार हैं, वो कौन कौन से हैं? बाजार की मांग, जिनके ऊपर हमारी जो योजना है वो डिपेंड करती है। प्रतियोगिता की प्रकृति, किस प्रकार का कंपटीशन है बाहर। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कानूनों, जो लॉ ऐसे हैं, जो कानून हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं।
बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं, ठीक है ना, प्रदूषण से संबंधित कानून हैं, कंपटीशन प्रतियोगिता से संबंधित कानून हैं, ऐसे बहुत सारे कानून हैं। उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी बदलाव का पूर्वानुमान, ये भी हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये बाह्य योजना के आधार हैं। और आंतरिक योजना के आधार क्या है, कीमत, जैसे जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्या कीमत रखेंगे, क्या प्राइस रखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरनल मामला है, ठीक है ना, आंतरिक योजना का आधार है। उत्पादन के तरीके आप कौन से चुनेंगे, ये भी आपके आंतरिक उसका आधार है, ठीक है ना, आंतरिक योजना का आधार है। इसी प्रकार से तकनीक क्या आप उपयोग में लाएंगे, किस प्रकार की टेक्निक आप यूज करेंगे, कर्मचारी कौन कौन होंगे, मशीनरी किस प्रकार की उपयोग में लाएंगे, उपकरण किस प्रकार के आप लेंगे। तो इनसे संबंधित जो स्थितियां हैं वो सारी की सारी आंतरिक आधार योजना में आएंगी। तो आंतरिक आधार योजना का संबंध संगठन के भीतर की स्थितियों से होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो बाहर की जो स्थितियां हैं उनके अध्ययन से एक व्यावसायिक इकाई को बाजार में उपलब्ध अवसरों के बारे में, मतलब बाजार में किस किस प्रकार के माल की मांग है या बाजार में किस प्रकार का माल बिक रहा है, इसके इस संबंध के जो बहुत सारे अवसर हैं, उपलब्ध जो अवसर हैं बाहर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है अगर वो बाह्य स्थितियों का अध्ययन करता है तो। और एक व्यावसायिक इकाई में सैकड़ों अवसर उपलब्ध होते हैं, मगर वे सभी अवसरों का लाभ नहीं उठा पाती है। उसे अपने जो इंटरनल घटक हैं, जो आंतरिक स्थितियां हैं, उसका अध्ययन कर ये अनुमान लगाना होता है कि वो क्या कर सकती है, और उसी के अनुरूप योजना तैयार कर ये भी तय करना होता है कि उसे क्या उत्पादन करना है और क्या वितरण करना है, ठीक है। अगला जो चरण है वो है वैकल्पिक कार्यप्रणाली का विकास। तो योजना का अगला चरण निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक कार्यप्रणाली की पहचान करना होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यावसायिक इकाई का लाभ बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कम एक या उससे अधिक विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन से, ठीक है ना। मौजूदा उत्पादन की मतलब अगर आप चाहें कि आपको किसी भी व्यवसायिक इकाई का लाभ आप बढ़ाना चाह रहे हैं, व्यवसायिक इकाई जो कि उत्पादन में इन्वॉल्व है, उत्पादन कर रही है और माल को बेच रही है और उससे लाभ कमा रही है, तो अगर लाभ को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आप उत्पाद बना रहे हैं उसकी बिक्री को बढ़ा दें, या फिर जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता में सुधार करें ताकि आपका माल ज़्यादा बिके, या नए उत्पादों या नई उत्पाद श्रृंखला शुरू करें, मतलब नए प्रोडक्ट्स लाएं, या उत्पाद की कीमत को बढ़ा दें। अगर आप उत्पाद की कीमत बढ़ा देंगे तो आपका लाभ बढ़ जाएगा, या फिर जो उत्पाद जिस लागत पर आप बना पा रहे हैं, जितने पैसे में बना पा रहे हैं, उसकी लागत को आप कम करें, वो किसी भी तरीके से करें। तो इन सब विकल्पों में से आप कोई भी एक विकल्प चुनकर अपना जो प्रॉफिट है, जो लाभ है व्यवसायिक इकाई का, उसको बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं कार्यप्रणालियों का चुनाव करना ही, इनमें से आप कौन सा आप कार्यप्रणाली चुनेंगे, वही जो अगला चरण है योजना का, वो है वैकल्पिक कार्यप्रणाली का विकास। अगला है विकल्पों का मूल्यांकन। तो आपने जो विकल्प चुने, जो विकल्प आपके सामने आए हैं, उसमें से आप हर विकल्प का, हर गतिविधि का आप मूल्यांकन करेंगे और उसके संभावित परिणामों का अनुमान लगाएंगे और सर्वोत्तम कार्य पद्धति का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। तो आप गतिविधि का मूल्यांकन करते हैं और उसके बेस पर आपको सर्वोत्तम, जो सबसे सही कार्य पद्धति है, उसका चुनाव करने में काफी मदद मिलती है। अब कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक नहीं होते हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है ना। मान लो हो सकता है आपकी कुछ ऐसी कंडीशन हो कि आपके सामने वस्तु की जो कीमत बढ़ाना है उसका विकल्प व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप वस्तु की कीमत ज़्यादा बढ़ा देंगे, हो सकता है आपकी वस्तु की कीमत पहले से ही ज़्यादा हो मार्केट में, अगर आप उसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपका प्रॉफिट तो बढ़ने की सोचेंगे, आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर आप उसकी कीमत बढ़ा देंगे तो आपका माल ही ना बिके। तो इस प्रकार से विकल्प व्यवहारिक नहीं होगा, अतः ऐसे विकल्पों को प्रबंधन के लिए रोक देना ही अच्छा होता है। ऐसे विकल्पों पर विचार प्रबंधन को नहीं करना चाहिए। अगला है उपयुक्त कार्यप्रणाली का चुनाव। तो ऐसे विकल्प का चुनाव करना चाहिए जो कम लागत में अधिक से अधिक लाभ दे सके। तो उपलब्ध संसाधनों की सीमितता के बारे में भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि सभी संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, तो उनके बारे में ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। तो जो कंपनी है उसको देखना होता है कि बाह्य वातावरण द्वारा उपलब्ध अवसर क्या हैं और व्यावसायिक इकाई द्वारा इन अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है ना। तो उनको इस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और लास्ट में होता है क्रियान्वयन। जब प्रबंधन अंतिम रूप से अपने विकल्प का चुनाव कर लेता है और तब वह
क्रियान्वयन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से विचार विमर्श करके, जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे विचार विमर्श करता है और फिर जो कार्य करना है, जो जो भी विकल्प उसको लागू करना है, उसको लागू करने संबंधी जरूरी क्रिया योजना की रणनीति तैयार करते हैं और इस प्रकार से क्रियान्वयन शुरू होता है, इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। किसी भी योजना के आधार पर जो काम किया जाता है उसको क्रियान्वयन बोलते हैं। सबसे लास्ट चरण होता है, ठीक है ना, योजना का। जब प्रबंधन अंतिम रूप से अपने विकल्प का चुनाव कर लेता है, तब वह क्रियान्वयन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से विचार विमर्श कर उस विकल्प को लागू करने संबंधी जरूरी क्रिया योजना की रणनीति तैयार करता है। ठीक है, इस प्रकार का जो सबसे अंतिम चरण है योजना का, वो क्रियान्वयन होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, जो कि है 7895860757। आप लोग इस पाठ से संबंधित या किसी अन्य पाठ से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, वो हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हम लोग का ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों से अंत में फिर वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हों, उनके साथ हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।